नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान ने जो हज काफिला है, पहला काफिला सऊदी अरब पहुँच चुका है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि ख़ास तौर पर जहाँ तक हमारी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर हज आज़मीन हज को जो हज सब्सिडी दी जा रही है वो काबिल तारीफ़ है। और आपको ये भी बता दें कि पहला काफिला गन्नावरम से आज वहाँ एयरपोर्ट से रवाना होने वाला है। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उसके लिए हज सब्सिडी के बारे में कहा जा रहा है कि हज से वापसी पर जो हुज्जाज होंगे इंशाल्लाह उनके अकाउंट में यह हज सब्सिडी जमा करवा दी जाएगी। बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि किस तरह मरकज़ी हुकूमत ने हज सब्सिडी बंद कर दी। मुसलमानों को जो हज सब्सिडी दी जाने वाली थी, हालांकि उसे करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ये होना चाहिए कि मुसलमान ख़ास तौर पर जो मलयालम एयरलाइंस वगैरह है उनके ज़रिए, मलयालम में आपने देखा कि हाल ही में एक नौजवान क्या है, एक सनतकार ने, मुस्लिम सनतकार ने एयरलाइंस कायम की है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस तरह की सनतकारों की खिदमत हासिल करना चाहिए। उनकी जो एयरलाइंस है उसकी खिदमत हासिल करते हुए तमाम आज़मीन उनकी एयरलाइंस के ज़रिए जाना चाहिए, ताकि मार्केट में यानी एविएशन मार्केट में उनका मुकाम भी बन सके और उनकी मदद भी हो सके। और हुकूमत ने यानी मरकज़ी हुकूमत ने जो सब्सिडी ख़त्म की है उससे उसकी सज़ा भी मिल सके। तो बहरहाल नाज़रीन, काबिल मुबारकबाद है आंध्र प्रदेश की हुकूमत, चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत। ये अलग बात है कि वो बीजेपी के हलीफ जमात है और बीजेपी उसकी बेसाखी पर चल रही है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हज सब्सिडी देते हुए उन्होंने मुसलमानों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया है। जहाँ तक आज़मीन हज का सवाल है नाज़रीन, आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी वाले ममालिक हैं उनमें उनको हज कोटा दिया जाता है। और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, इस्लामी ममालिक के बात करते हैं या फिर गैर इस्लामी ममालिक की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आबादी का अगर कोई मुल्क है तो वह हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 20 करोड़ है, जबकि गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 35 करोड़ से ज़ायद है। और से इनकार भी नहीं किया जाता, ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जो कोटा मंजूर किया गया वो 1,75,025 आज़मीन हज का है। और पहला काफिला जो है वो पहुँच चुका है सऊदी अरब 371 आज़मीन को लेकर। ये बहुत खबर है, अच्छी खबर है। और मैं समझता हूँ कि इसका खैर मकदम भी किया जाना चाहिए, ख़ास तौर पर हज सब्सिडी के मामले में। आपको बता दूं कि जहां तक हमारे साथी सिद्दीक साहब का सवाल है, हम उनसे सवाल करते हैं कि सऊदी हुकूमत के जो इंतजामात होते हैं उस पर रोशनी डालें। बिल्कुल रियाज साहब, इसके बारे में जो है ना बिल्कुल कोई राय नहीं है, यानी कि इतनी ज़बरदस्त जो है ना मिसाल बेमिसाल जो बोलते हैं ना वैसे वहाँ पे इंतजाम होते हैं। अच्छा, ये और बात है कि हमारे ऐसे कंट्री हिंदुस्तान जैसे जो है ना ये लोग मुसलसिल मुसलमानों का पीछा उठाए हुए हैं और सब्सिडी ख़त्म के रख दी गई है जो है ना, इन्हें खुल्लम खुल्ला जानिबदारी का ये लोग जो है ना मुजाहरा कर रहे हैं। हालांकि जाते हैं, गले मिलते हैं, वही हुक्मरानों से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, सब करते हैं, अवार्ड्स भी लेते हैं, वो अवार्ड्स भी लेते हैं। फिर यहाँ के जो है ना मुसलमानों के खिलाफ जो है ना छुरा भी घोंपते हैं लोग जो है ना। तो ये समझ लेना चाहिए, ख़ास तौर पे ये जो है ना जो आलम इस्लाम के मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्रीज़ को समझना चाहिए कि इनका रवैया यहाँ पर कैसा है, बाहर कैसा है। वहाँ पर बताते कुछ है, यहाँ पे आके जो है ना खुल्लम खुल्ला जो है ना मुस्लिम मुखालिफ हरकतें लोग करते हैं। हर चीज़ में जो है ना अब ये लोग तो खुल्लम खुल्ला भी तो जो है ना, जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ऐसे कई किस्म की चीज़ें हैं। मुसलमानों की हर चीज़ में लोग मुदाखिलत करना चाहते हैं, कोई चीज़ में लोग खामोश बैठने के लिए तैयार नहीं है। और किसी तरीके से इनको जो है ना सताना, तकलीफ देना, मॉब लिंचिंग कराना इनकी खुल्लम खुल्ला अब तो जारी है। और हर तरफ से आपको तो में दरगाहें शहीद कर दे रहे हैं, जो है ना कल भी जो है ना देखिए आप मसाजिद को शहीद कर दे रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, पूछते हैं, अदालतें पूरी खामोश बैठी हुई हैं, मसलतन खामोश बैठी हुई हैं, एक लफ्ज़ अदालत की तरफ से नहीं आता है। ये लोग खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। तो ये जो है ना बहुत ही बदबख्ती की बात है इनके तरफ से कि ये लोग जो है ना कि इन्हें ख़ास तौर पे जो हज जैसा मामला है उस पे जो है ना ये लोग डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इनकी सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं है। आप हज कर रहे हैं और हज करते वक्त आपका अपना पैसा होना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। ऐसा नहीं है इनका कुछ है ना, मगर एयरलाइंस का जो रवैया है आप उसका जो है ना आप जितनी उसकी क्रिटिसिज्म करें आप कम है जो है ना। एयरलाइंस का जो रवैया है, कितनी बदमाशी एयरलाइंस की हमारे के लोग भी जो है ना किस तरीके से खामोश बैठे हुए, यानी प्रॉफिट के लिए
जरा भी कुछ कम करने नहीं तैयार भैया, आपके पास ऑप्शन है अल्लाह के फल से। आप देखेंगे कि आप जो सिविल एविएशन की कोई कंपनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी एयरलाइन इस्तेमाल कर बिल्कुल, सकते हैं। एयर इंडिया नहीं की मत कीजिए आप। अब जो आ रहे हैं नए नए जो आए हाँ, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हाल ही अरसे के दौरान केरला की एक सिविल एविएशन कंपनी जो है, उसको एयरलाइंस को इजाजत दी गई है, बिल्कुल, बिल्कुल, मिला आप है उस ऐसे। तैयारा इस्तेमाल कीजिए। एक 25 रुपये और बढ़ के जाने दीजिए, बिल्कुल। लेकिन इसको सबक सिखाना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है जो है ना, उनको मालूम होना चाहिए कि ये मुसलमान भी मुत्तहिद जी। हैं और ये लोग भी जो है ना कुछ कम नहीं है, हम भी मुकाबला कर सकते हैं हमारी हुदूद में रह के। जी हाँ। हमारे पास भी काफ़ी सोर्सेस है माशाल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग जो है ना टाइमिंग अपने इक़्तिदार से चिमट रहने के लिए इस किस्म की हरकतें, ऊंची किस्म की हरकतें नहीं नहीं, हुकूमत कर देखिए रही टिट है। फॉर टैट करना जरूरी है। बहुत अगर आप जी। खामोश रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे, अरे मेरे भाई आपके अल्लाह की वजह से सोर्सेज है, सब है आपके, कई लोग सनतकार हैं और कई वक्फ बोर्ड भी एयरलाइन शुरू कर सकते हैं। खास तौर पे तमाम हिंदुस्तान के जो वक्फ बोर्ड्स हैं, वो अगर सिर्फ 1 साल के लिए हज के लिए अगर एयरलाइन शुरू करते हैं तो बड़ी बात होगी। बिल्कुल, और सब्सिडी भी दे सकते हैं रियासत साहब ये लोग जो है ना, कि इनके पास प्रॉपर्टी की कुछ कमी है, इनके पास इनकम की कुछ कमी है। अगर प्रॉब्लम है बोले तो मिसमैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनके पास, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते ये लोग जो है ना। इनके पास तासुब है, इनके पास जानिबदारी है, इनके पास इम्तियाजी सलूक है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, तो चाहे तो ये कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड वाले भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं जो है ना इसमें। तो ये सब मिल बैठ के जो है ना ये लोग मुकाबला करें, हुकूमत को टक्कर से जवाब दें जो है ना। क्या देते हैं सब्सिडी बताइए, कितने हज़ार देते हैं, उसके लिए जो है ना उनके रहमो करम पे, उनके भरोसे पे जो है ना रहना। और आप देखिए, जहाँ तक आपने वक्फ बोर्ड की बात की है, वक्फ बोर्ड के पास वसाइल हैं, लेकिन हमेशा वक्फ बोर्ड को कोई, मैं बात ये गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई दियानतदार ओहदेदार नहीं मिला। बिल्कुल, शुरू से ये रोना है वहाँ पे। अगर वही किसी और कौम के पास इतनी प्रॉपर्टी होती ना रियाज साहब, आज हमारी कौम मालामाल हो जाती थी, हर लिहाज से जो है ना तरक्की करती थी जो है ना। बेच के खा लिए, ख़त्म कर दिए, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स का पुरसान हाल नहीं है। कितने अहम कीमती डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं कचरे में। रोडीज जो है, दल्लाल है पूरे जो है ना, इवन उनको वकला भी जो मिले हैं वो भी जो है ना बेदियानत जो है ना, जो कौम को बेचने खाने वाले वैसे जो है ना वकला उनको मिले हैं जो है ना, केस की पैरवी सही नहीं करते, जानबूझ के केस हार जाते हैं लोग। कई ऐसी मिसालें कीमती जवाब क्या देंगे, जवाब क्या देंगे जब इतना सख्त गुनाह अजीम है। आप बताइए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को खाली नियत खराब देखना भी गुनाह है उसका, मालूम है। ये तो बेच के खा रहे हैं ना, वो भी किसको बेच रहे हैं, नॉन मुस्लिम को बेच दे रहे हैं, करोड़ों के उसमें जो है ना बेच दिए वक्फ प्रॉपर्टी, कौड़ी के मोल ले बस बोल के जी, मुफ्त का माल आता देखिए, वैसा हिसाब करके रखे लोग। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हुक्मरानों का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों का आवाम के साथ इम्तियाजी सलूक बरतना बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है, तासुब बरतना ख़तरनाक साबित हो सकता है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कितने शरीफुल नफ्स हैं, कितने सेक्युलर हैं और कितने दियानतदार हैं और कितने मुल्क की खिदमत का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। ख़ास तौर पर नारी शक्ति के बारे में तो वो, और ख़वातीन के हौसला अफजाई में तो उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये हमारे वज़ीर आज़म है। और आपको ये बता दूं कि हमारे वज़ीर आज़म की ख़ास बात यह है कि जब भी कोई तबाही व बर्बादी लाना होता है तो वो 8 बजे के बाद टीवी पर नमूदार होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि नोटबंदी का जब मामला आया और यकीन मानिए कि तमाम हिंदुस्तान को उन्हें ख़तार में खड़ा कर दिया था, तबाही व बर्बादी आ गई थी और गैर निष्पंदाना फैसला किया था। और उन्होंने कहा था कि अगर नोटबंदी नाकाम हो जाए तो मुझे आंध्रों ने 50 यम फांसी दे देना। नोटबंदी बुरी तरह नाकाम हुई, लेकिन वज़ीर आज़म बाकायदे याद है, हंसते हैं, मुस्कुरा रहे हैं और भाइयों बहनों की सदाएं भी लगा रहे हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं कि 8:30 बजे अब जब रात में आते हैं तो फिर डरा देते हैं। नोटबंदी का उन्होंने मामला जो तय किया, खुद उनकी वालदा मोहतरमा आप देखेंगे कि कतार में ठहरी थी बेचारी 2000 के लिए। तो फिर और आप देखेंगे कि गैर दानिशमंदाना फैसला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जब भी आते हैं, नोटबंदी जब नाफिज की गई उस वक्त आप देखेंगे कि जो बैंकिंग में आपने देखा कि एटीएम के बॉक्सेस थे या एटीएम थे, तो वहाँ 500 की नोट, 1000 की नोट के जो साइज थे वो बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो अब नए नोट्स जब आए तो बहुत परेशानी हुई लोगों को। तो ये कहने का मतलब है नोटबंदी में 500 की नोट पर उन्होंने इम्तना आयद कर दिया था, यानी पाबंदी आयद कर दी थी, 1000 की नोट मनसूख कर दी थी। तो ये हमारे वज़ीर आज़म है। फिर वज़ीर आज़म आते हैं, रात में आके लॉकडाउन लगा देते हैं, वो भी गैर दानिशमंदाना। अरे भले पहले तैयारी करो मेरे भाई, तैयारी करो, पूरी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद ही आप लॉकडाउन लगा सकते थे कोरोना वायरस की वबा के दौरान। हद तो यह है कि उस लॉकडाउन के नतीजे में लोग भूख से अपने घर जाते हुए अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे। हद तो यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बीजेपी की जहां हुकूमत है आज भी दिल्ली में, वहां पर एक ऐसा मंजर देखा गया कि हिंदुस्तान की तारीख का वो बदतरीन
मंजर था और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उसका क्रेडिट जाता है, उनकी हुकूमत को। और कितनी बड़ी वज़ीर आज़म की कुर्बानियाँ हैं। आप देखिए कि एक शख्स ट्राले के नीचे आए हुए कुत्ते का गोश्त खाता है, यानी भूख के मारे। तो कितना बड़ा वज़ीर आज़म का दानिशमंदाना फैसला था कि उन्होंने अचानक लॉकडाउन नाफिज कर दिया और लोग इस कदर बुरे हादसात में मर गए और यानी थक कर मर गए, अपने गाँव के करीब जाकर मर गए। तो ये हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फरासत है। और एक बात अहम बता दूं कि हमारे वज़ीर आज़म आते हैं, लॉकडाउन के बारे में, जीएसटी के बारे में, नोटबंदी के बारे में भी इसी तरह के हालात करते हैं। और आलमी सतह पर आप देखेंगे कि लॉकडाउन जब नाफिज किया गया तो कोरोना वायरस के नतीजे में, वबा के नतीजे में हिंदुस्तान में सरकारी आदत व शुमार के मुताबिक तकरीबन 5,75,000 लोगों की अमवात हुई। और अब तो ये है कि आलमी सतह पर जो आदत व शुमार आए हैं उसमें दावा किया गया कि हिंदुस्तान में 5 लाख या 6 लाख नहीं बल्कि 75 लाख लोग अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए। हद तो ये है कि गंगा किनारे लाशों को दबा दिया गया, जब बारिश आई तो लाशें ऊपर आ गई तैरती हुई। इसका भी क्रेडिट हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दानिशमंदी को जाता है। तो बहरहाल अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 8:30 बजे कौमी टीवी पर नमूदार हो रहे हैं। फिर क्या मुसीबत लाते हैं वो देखने वाली बात है। बिल्कुल ये खतरे की घंटी है रियाज साहब, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है, कौम को मालूम हो चुका है कि जब भी ये टीवी पे आते हैं और ऐलान करते हैं, और वो भी उन्होंने टॉपिक को भी सस्पेंस रखा है, आपको मालूम है टॉपिक भी नहीं कहना चाह रहे। लोग ये कह रहे हैं कि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की नाकामी पर बात करेंगे, क्या करेंगे जो है ना, क्या करे, आपकी नीयत क्या है बताइए पहले जो है ना। कोई इंसाफ की नीयत नहीं है जो है ना, बस एक ही मेरे ख्याल से इशारा होगा, हम बंगाल को कैसा भी करके जीत लेंगे जो है ना। वो तो ऐसे इस किस्म के इशारे में, या तो फिर पेट्रोल की कीमतों में आप इजाफा कर सकते हैं, गैस की कीमतों में आप इजाफा कर सकते हैं, कैसा भी पब्लिक को मारो बस खत्म। ये उनके पास एजेंडा है। पब्लिक की हमदर्दी कभी ये लोग नहीं कर सकते, ना पब्लिक तौक़्क़ो रखना इनसे कभी करेंगे बोल के लोग। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक तेल की कीमतों का सवाल, तेल की कीमतें गिर गई हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म अगर पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें या अशिया महतियात जो हैं, यानी ग़िज़ाई अशिया जो है उनकी कीमतों में इजाफा करेंगे तो फिर आवाम को पर इसका बोझ पड़ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि अतराफ़ से यानी बिलों से निकल कर आएंगे, आके ये कहेंगे कि अगर वज़ीर-ए-आज़म 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल हमें फ़रोख्त करते हैं तो हम खरीद कर ये करेंगे। तो आप खरीद सकते हैं, आपके पास हराम का पैसा होगा। जबकि जो गरीब हिंदुस्तानी है, मुतवसत हिंदुस्तानी है, वो खुद महंगाई से कदर परेशान है। सिद्दीक साहब, दाल की कीमतें आप अंदाज़ा कीजिए 400 गुना इजाफा हुआ है। तेल की कीमतों में किस कदर खतरनाक इजाफा हुआ है। अरे लोग मेवा खरीद कर नहीं खा सकते। हद तो यह है कि अद्वियात 900 अद्वियात की कीमतों में आपने इजाफा कर दिया है 10% का। और कहाँ कहाँ मारेंगे। बिल्कुल हर जगह तंग करके रख दिए पब्लिक को जो है ना। जीएसटी लगा के आप जो है ना रही सही सो कसर भी खत्म होगी। वो लोग खुद कोस रहे हैं कि हम क्यों वोट डाल के लाए शख्स को जो है ना। जीएसटी इतना भयानक लगा दिया है कि सारे बड़े बड़े बिजनेस सब परेशान है काफ़ी जो है ना। और अल्टीमेटली उसका बोझ अवाम पे पड़ा। जन बेचारे अवाम गरीब क्या करेंगे बताइए, किसको कोसेंगे, किसको बोलेंगे, कोई कौन सुनने वाला है ये बताइए जो है ना। कई चीज़ें ऐसी है, इनकी लिस्ट तवील है। अवाम को जो है ना तकलीफ देने में, ख़तारों में ठहराने में इनका कोई जो है ना सानी नहीं है इनका जो है ना। ये लोग हमेशा जो है ना अवाम को तकलीफ, अवाम को राहत देने के लिए कभी भी इन्हों स्पीच देते ना कुछ करते अवाम के लिए। ये तो बात पक्की है। बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं, एक आज एक अहम शख्सियत के बारे में हम बताएंगे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और वो ऐसा शख्सियत थी जिसने अदाकारी को और ख़ास तौर पर जो थिएटर ड्रामे होते हैं उसको एक नई जहत, एक न्यू स्टार्स अता किया था। और आपको उसकी कहानी हम बताते रहे कि उस नौजवान ने ग्रेजुएशन की तकमील कर ली थी, लेकिन गुर्बत के मारे और जो आबादी बच्चों बहुत ज़्यादा थे, उनके जो तकरीबन 4 बहनें और 3 भाई भी नाक़िस ग़िज़ा का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए थे। उस नौजवान को एहसास हो गया था। और आपको बता दूं कि उसके माँ बाप डर रहे थे कि इस नौजवान का नाम ही ना रखें, क्योंकि वो नाम जब भी किसी का रखते तो उनके बच्चे मर जाते थे। तो तकरीबन 10 बरसों तक उस बच्चे का नाम नहीं रखा गया और बिल आखिर उसका नाम रखा गया। हम आपको बताएंगे वो कौन सी शख्सियत है। तो बहरहाल नाज़रीन, ग्रेजुएशन के बाद वो बेरोज़गारी का शिकार हुआ। और यकीन मानिए गुर्बत इंसान को बहुत ज़्यादा यानी तरक्की की तरफ ले जाती है या तबाही की तरफ ले जाती है, ज़वाल की तरफ ले जाती है या उरूज की तरफ ले जाती है। तो बहरहाल उस नौजवान ने ग्रेजुएशन करने के बाद जब रोज़गार की तलाश की, रोज़गार नहीं मिला, तो आप देखेंगे कि उसमें एक जुनून पैदा हुआ, एक जज्बा पैदा हुआ कि वो दुनिया को तंज़ मिज़ाह के ज़रिए अपना बना कर रहेगा और कमा कर रहेगा, शोहरत भी कमाएगा, दौलत भी कमाएगा, इज़्ज़त भी कमाएगा और गुर्बत को शिकस्त देगा। तो बहरहाल आपको बता दूँ कि उस नौजवान ने जो आगापुरे का रहने वाला था, आगापुरा चारकंदिल का, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो एक सरकारी
यानी लाइट का जो खंभा हुआ करता था उसके नीचे बैठता है और उसकी स्क्रिप्ट ड्रामे की लिखता है। और आपको ये बता दूं कि उसका पहला शो होता है 22 सितंबर 1965 को। और पहला शो के लिए आप अंदाज़ा बताओ उसने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि किसी में भी किसी चीज़ के लिए भी जुनून की ज़रूरत होती है, एक जज्बे की ज़रूरत होती है और कुर्बानी की ज़रूरत होती है। तो उस नौजवान ने जो कुर्बानी दी, आपको बताता हूँ, उस नौजवान ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने कुर्बानी दी। तकरीबन उसकी माँ ने अपना जो लच्छा होता है उस नौजवान के हवाले कर दिया और उस नौजवान ने उसको 275 रुपये में फ़रोख्त किया उस लच्छे को। और पहले प्रोग्राम के लिए रवींद्र भारती थिएटर किराए पर हासिल की और उसका किराया उस ज़माने में जो भी था यानी 200 रुपये बतौर किराया अदा किए। अब रहे 70 रुपये, तो आप 75 रुपये बाकी रहे। तो आपको बता दूँ 35 रुपये टिकट जो होते हैं टिकट्स वो प्रिंट करवाने के लिए दिए और फिर 40 रुपये अपने माँ को दिए और कहा कि इसका राशन मंगा लें। तो ये कहानी आप समझेंगे दर्दनाक है, लेकिन एक बात है कि जहाँ दर्द होता है वहाँ पर बाद में उसका असर भी होता है। तो बहरहाल पहला जो शो था वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया, लेकिन इत्तेफाक से उस नौजवान के कदरदान उनके पास पहुँचते हैं और उससे कहते हैं ये 500 रुपये रखिए और अपने शोज़ का सिलसिला जारी रखिए। मैं कहानी सुना रहा हूँ बब्बन खान की, और बब्बन खान इंतकाल कर गए हैं। आज उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर गई है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बब्बन खान ने अदरक के पंजे प्रोग्राम पेश किया था 22 सितंबर 1965 को। और आपको ये बता दूं कि अमेरिका के 25 शहरों में और हिंदुस्तान के 65 शहरों में उनके 10,180 शोज पेश किए गए हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि यानी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रनिंग वन मैन शो और इस्माइल फैमिली और हैप्पी फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था उसको उसके ज़रिए पेश किया गया था। तो बहरहाल आपको ये बता दूं कि तकरीबन 57 बैरूनी ज़बानों में इस ड्रामे का तर्जुमा भी हुआ। लेकिन आपको बताना ये ज़रूरी है कि 60 मुल्कों में 3 करोड़ लोगों ने ये ड्रामा देखा और 27 मुख्तलिफ ज़बानों में, जैसा कि मैंने कहा, कि तर्जुमा हुआ है। तो चलते हैं सिद्दीक साहब से। और सिद्दीक साहब, आपको बता दूं कि एक जुनून था, एक जज्बा था और एक ख्वाहिश थी, लेकिन आखिरी दौर में तो बब्बन खान लोगों से दूर हो गए थे। बिल्कुल, इन्हें बड़ी जो है ना, समय पहले ये कहेंगे कि ये बहुत बड़ा जो है ना नुकसान है फाइन आर्ट्स के लिए। इन्हें बहुत बड़ा आर्टिस्ट जो है ना गुजर गया है और इससे कई लोग महसूस हुए हैं, कई लोग जो है ना, मतलब इन्हें इसका लेसन ऐसा था कि भाई गरीबी के ऊपर था पूरा ये ड्रामा, गरीबी के ऊपर था पूरा। इन्हें गुर्बत से उठ के जो है ना जो स्ट्रगल होती है गरीब फैमिली में उसको इसमें दिखाया गया था स्टेज पे। कैरेक्टर्स याद है? हाँ याद है, बिल्कुल। मैंने बिल्कुल जो है ना देख चुका हूँ, उतने पूरे तो याद नहीं है, लेकिन उनके ओन फैमिली के बच्चे वगैरह जो है ना उसमें हिस्सा लेते थे, फैमिली के मेंबर्स थे, करके लोगों को जो है ना जो गुर्बत है वो बता के जो है ना उससे जो है ना लोग जो है ना इन्हें बहुत ही उससे कुछ ना कुछ लेसन हासिल करते थे कि कितनी स्ट्रगल ज़िंदगी है यहाँ पे जो है ना, करके जो है ना उसका वो उन्होंने मजाक उड़ाया उसमें देखा। लेकिन लोगों पे इसका बहुत असर हुआ, लोग बहुत आगे चल के जो है ना बहुत मशहूर होता गया है फन, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था जो है ना। 10,180 बहुत बड़ी बात, रिकॉर्ड है इनका जो है ना, जो इन्होंने पेश किए जो है ना। और काफी दिलीप कुमार ने खुद तारीफ की है, बिल्कुल तारीफ की है, बड़ी दौलत इन्होंने कमाई, शोहरत कमाई, हर चीज़ कमाई। लेकिन मैंने बैड लक, बदकिस्मती से आखिरी दिनों में जो है ना ये बिल्कुल अलग थलग रहने लगे थे, लोगों से दूर हो गए थे और बिल्कुल ये कभी भी आते नहीं थे लोगों में जो है ना, हालांकि जिंदा थे, सब कुछ थे, मगर आखिरी अयाम में बिल्कुल कसमपुरसी की हालत में जिंदगी गुजारी, इतनी दौलत होने के बावजूद भी। लेकिन वो जो है ना एकदम तन्हाई, इन्हें गोशा नशीन हो गए थे, तन्हाई पसंद हो गए थे जो है ना। तो यानी बिपाशा का कैरेक्टर जो था, नवाब साहब का जो कैरेक्टर था, गौली का जो कैरेक्टर था, रामसू का जो कैरेक्टर था, खुद बब्बन खान क्या करते थे। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त एक से अलग कैरेक्टर्स थे उसमें। वाकई देखने से ताल्लुक़ होता था लोगों को जो है ना। उस वक्त रविंद्र भारती में ये प्रोग्राम हुआ करता था, तो रविंद्र भारती मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम से ही मशहूर हो चुकी है, मैं समझता हूँ अदरक के पंजे से ही इतनी मशहूर हुई रविंद्र भारती, अदरवाइज जो है ना। जी जी बिल्कुल, आप सही कहा है। चार कंदील के बारे में कहा जाता है, जब बब्बन खान का घर वहाँ पर था तो उसका किराया सिर्फ 1 रुपया 75 पैसे हुआ करता था। जी बहुत ही जो है ना गुर्बत की ज़िंदगी गुजारे थे। और ये भी कहा जाता है रियाज साहब कि वो मतलब बाद में जो है ना उनको सेक्रेटरीट में जो है ना उनको इन्हें प्यून चपरासी की नौकरी मिली थी, ये भी कहा जाता है, गवर्नमेंट जॉब भी उनको मिली थी, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया। लेकिन मतलब इतनी कम तनख्वाह थी उनकी कि वो गुजर बसर बहुत मुश्किल हुआ करता है, क्योंकि सैलरीज बहुत कम हुआ करते थे। जी जी। तो ये सारे मुतासिर हो के फिर आपको मालूम है उस जमाने में इंदिरा गांधी का दौर था, इमरजेंसी का दौर था, तो एक वो भी चला था, फैमिली प्लानिंग का भी एक नसबंदी का चला था, तो उससे भी मुतासिर होकर वो चीज़ों को भी इन्होंने उसमें पेश किया
यानी स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। स्मॉल फैमिली के लिए जोर देके उसमें कहा गया है, तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी सरपरस्ती इनकी की गई है अच्छा अच्छा अच्छा। पूरी तरीके से। और आपको याद है कि उन्होंने एक बबन खां एकेडमी भी कायम की थी। बताया जाता है कि सिर्फ हर साल यानी 8 स्टूडेंट्स को दाखिला देते थे, उससे बढ़कर नहीं देते थे। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, पूरी करे अपने कोशिश की है जो है ना, बहुत ही अपना काफ़ी अच्छा दौर उन्होंने गुजारा है जो है ना। वाकई जो है ना बहुत बड़ा लॉस हम इसको कह सकते हैं, हैदराबाद का खास तौर पे हैदराबाद की महफिलों के लिए बहुत बड़ा जो है ना ये लॉस है जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि बबन खां ने 35 बरसों तक 10,180 शोज़ पेश किए और 11 फरवरी 2001 को आखिरी शो उनका मुनक़िद हुआ था। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, ये बिल्कुल जो है ना यादगार जो है ना बड़ा लम्हे थे जो गुजर चुके लोग जो है ना उसको मैं इसकी, क्योंकि मैं खुद भी देखा हूँ ये जो है ना अदरक के पंजे शो, और उसकी कॉपी भी करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बात नहीं आई लोगों में जो है ना, बाद में जो प्रोग्राम्स और भी आए जो है ना। जी बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप शेखी बगाड़ने में, अजीब गरीब बातें करने में और अपने इशारों को न्यायों की वजह से, अपने लब लहजे की वजह से, अपने जज्बात व एहसासात की वजह से काफ़ी बदनाम है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ईरान का जो यानी ये इनरिच्ड यूरानियम है वो अमेरिका लेकर जाएंगे। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, ईरान कह रहा है कि आपके अब्बा की जागीर है और आप ये लेके जाएंगे। अब माहिदा जो हो रहा है उसके तहत ये कहा जा रहा है कि कोई तीसरे मुल्क में जो अफजुदा यूरेनियम है ईरान का वो रखा जाएगा। अमेरिका को देता है ईरान। सवाल ही नहीं, सब क्या करेगा ले आके, क्या पागल है ले आके यूरेनियम लेके क्या करेगा, ऑलरेडी तेरे पास है जो है ना, वो देगा क्यों तू लेगा क्यों जो है ना, ऑलरेडी जो है ना उन्हें, और आप सबसे बड़े वायलेटर है, सब में बढ़ के जो है ना ये बेभरोसा शख्स है, इसको हवाले करेगा वो जो है ना अमेरिका को भी जो है ना, जो बदनाम है सारी दुनिया में जो है ना, जिस तरीके से लोगों को सताते हैं लोग जो है ना, कहीं को देंगे। सवाल ही नहीं, उन्हें बोला मैं पीसफुल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बनाना है मेरे को, सवाल ही नहीं है देने का, बोल दिया ईरान जो है ना। और वो जहाँ नए जो रहबर आला है आयतुल्ला मुश्तबा खामेनाई, आयतुल्ला अली खामेनाई के फर्जंद हैं, तो बहरहाल उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरानी जो बहरिया है दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप देखेंगे कोई मसला नहीं है, हम तैयार है बिल्कुल, अभी भी बोलो कल बोलो हम शुरू कर देंगे जंग। ये घबरा हुआ है कि भाई तकरीबन 40 दिन के अंदर इनका पूरा रहा का अमेरिका का कसर निकल गया, इसराइल रोड पे आ गया सो है, लेकिन अभी उन्हें मैं समझता हूँ कि अमेरिका अपने आप को संभालने के लिए, इसराइल को संभालने के लिए ये जंगबंदी किया है, वरना ईरान तो बहुत ही शर्मनाक शिकस्त से दो चार कर देता अमेरिका को। आप अंदाजा लगाइए, ये कंटिन्यू हजबुल्लाह को मारा, हजबुल्लाह ने क्या कहा है, अभी भी जो है ना ट्रिगर पे हाथ है हमारा। हाँ जी हाँ, कहा है जी, बोलते हम रेडी है बिल्कुल जो है ना। बताइए तो कितने खोखले ये लोगों के हरकतें, दावे ये लोगों के, कितनी इनकी पूरी पोल खुल के रहेगी दुनिया में, कितने ताकतवर हैं ये लोग जो है ना, मालूम हो गया सबको। वैसे भी सिद्दीक साहब, आप देखेंगे कि ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा है खतीबज़ादा, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान जो है वो अपने आखिरी फौजी के जिंदा रहने तक अमेरिका और इसराइल का मुकाबला करेगा। बिल्कुल भाई, उनमें गट्स हैं बराबर, वो जो है ना अपनी सरजमीन के लिए जाने कुर्बान करने वाली कौम है जो है ना, कुर्बानी का कॉन्सेप्ट उन पे बर्थ है उनके पास जो है ना। तुम लोग क्या मुकाबला करोगे इससे, कितने हथियारों से मुकाबला करेंगे, देख लिए ना, कितने बम डाले, क्या क्या करे, देख जो है ना। तो वहाँ सुबह बड़ा जो है ना वॉरशिप अब्राहम लिंकन को तबाह बर्बाद करके वापस भेज दिया उन्हें जो है ना। किस पे फख्र करेंगे, किस पे करते हैं बताइए। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं, इस खबर पे वापस आएंगे हम, लेकिन जो अहम खबर है वो ये है कि आपने देखा कि कल किस तरह ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को नाकामी का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को किस तरह झटका लगा, और ऐसा झटका लगा जैसा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था शाहीन बाग के एहतजाजियों के बारे में कि EVM पर ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग के एहतजाजियों को झटका लगा तो लगे। तो बहरहाल अब जो झटका लगा है, मैं समझता हूँ कि EVM बटन से ज़्यादा ये झटका था, और ये झटका खुद अमित शाह ने भी महसूस किया होगा और मोदी ने भी महसूस किया होगा, और उनके एहसास क्या होंगे उन्होंने कमरे में बताए होंगे एक दूसरे को। साहब वो झटके के असरात आज आप 8:30 को भी सुनेंगे, हो सकता है थोड़े बहुत असरात वहाँ पे झटके के वहाँ भी आए जो है ना, जिसके लिए जो है ना 8:30 को जो है ना तकरीर होने वाली है जो है ना। लेकिन एक बात है, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बहुत अच्छा तबसरा किया और कहा कि जो बीजेपी को शिकस्त हुई है इस कानून के नाकामी का जो वजह है वो बीजेपी के गंदे अज़ाइम है, बुरी नीयत है, ख़राब नीयत है, और अपोजिशन नहीं है उसके लिए ज़िम्मेदार, बल्कि बीजेपी की ख़राब नीयत ज़िम्मेदार है। और ये उन्होंने ये कहा, सोकाल्ड कहा, ये ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को सोकाल यानी खुद साख्ता बिल कहा, और कहा कि ये नई हदबंदी के ज़रिए सियासी फ़वायद हासिल करने की एक चाल है। बिल्कुल 100% इनका जो भी एक्ट होता ना रियासा, उसके पीछे सियासी अज़ाइम रहते हैं इनको किसी से हमदर्दी नहीं है, नारी शक्ति है ना ख़वातीन से है, ना इनको जो शेड्यूल ट्राइब से उनसे हमदर्दी, ज़ात पर कोई भी हमदर्दी नहीं है इनको,
सिर्फ वोट हासिल करो, ख़त्म जाना। और आप देखेंगे कि उन्होंने महाभारत के किरदार है भीम, भीम के किरदार का कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उसी तरह अना का मुजाहरा करते हैं जिस तरह भीम ने महाभारत में किया था, और जो हनुमान की दुम उनकी अना की वजह से नहीं उठा सके थे। हालांकि भीम ताकतवर थे लेकिन यानी हनुमान जी की दुम नहीं उठा सके थे। उसी तरह आज कौम जो है वो हनुमान की शक्ल में तुम्हारे सामने मौजूद है, हनुमान जी की शक्ल में, और अपनी दुम सामने रखी है, लेकिन तुम अपनी अना की वजह से वो दुम नहीं उठा सके। जी बिल्कुल, यानी वैदिक लिटरेचर में भी जो है ना उसकी मिसालें मौजूद है, जो हाँ। हरकतें कर रहे लोग जो है ना वहाँ पर मौजूद है। इनके जो अज़ाइम है, इनकी हरकतें हैं अजीब व गरीब किस्म की। सो इन्हें पब्लिक को मालूम हो गया जो है ना, हर चीज़ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, इख्तियार से चिमट रहने के लिए कुछ भी कर सकते रियाज साहब लोग जो है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि स्कूल्स है या इबादत गाहें हैं उससे 100 मीटर या 100 गज पर शराब खाने तो हो सकते हैं लेकिन पान के डब्बे नहीं हो सकते। आप जाके पूरे शहर का दौरा कर लीजिए और वहाँ आपको मसाजिद के करीब और मंदिरों के करीब और आप देखेंगे कि स्कूल्स के करीब शराब खाने तो दिखाई देंगे। उसके खिलाफ तो अभी कुछ कार्रवाई शुरू नहीं की गई, लेकिन पान के डब्बों के जो बेचारे पान के डब्बे वाले होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है पुलिस कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से। और आपको ये बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने खुद इसकी निगरानी भी की। 550 पान के डब्बों पर धावे किए गए। और आपको ये बता दें कि कमिश्नर पुलिस BC संजना ने ये कार्रवाई शुरू करवाई। सेब स्कूल प्रोग्राम के तहत ये कार्रवाई की गई कि अल्लाह के फजल करम से हैदराबाद है, यहाँ पर सेब स्कूल प्रोग्राम के जरिए उन शराब खानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो स्कूलों के करीब पाए जाते हैं, उन बार्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो स्कूल्स के करीब पाए जाते हैं। पान के डब्बों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दूं कि 5000 पुलिस मुलाजिमीन पर मुश्तमिल एक 500 टीमें तश्कील दी गई। और फिर आप देखेंगे पुराने पुल से लेके आगापुरा, हबीबनगर, मलकपेट, चादरघाट, काला पत्थर, इसके अलावा चार मीनार, पत्थरकटी, गोलकुंडा, गोशा महल, चंद्रनगुट्टा, बालापुर, उप्पूगड़ा, शाहीन नगर से लेकर बोराबंडा और दूसरे महल में ये धावे किए गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इससे काबू पालेंगे? बिल्कुल नहीं रियाज अरे साहब, मंशियात ऐसा फ्री बिक रहे हैं, ओपनली जो है ना आ रहा है, दुनिया के किलो के हिसाब से बिक रहे हैं, जो है ना इतने पकड़े जा रहे हैं, फिर उसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं आप? उसके लिए इंटेलिजेंस क्यों नाकाम है ना आपकी? इंटेलिजेंस क्या कर रही फिर जो है ना? किलों के हिसाब से गांजा आ रहा है बाहर से जो है ना, तो वो तो पहले कंट्रोल काबू करो। ये तो खाली छोटे मोटे पान के डब्बों से क्या होने वाला है? ये तो पानी बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं और क्या बेचते हैं जो है ना। तो आप जो है ना असल जो रूट कॉज है उसको तो देखो ना, जाके जाना पूरा। जी जी जी, चलिए बहरहाल फिर भी इसे अच्छा कदम ही कहा जा सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।